नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बेधड़क। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी ने सदन में धन्यवाद भाषण दिया। पीएम मोदी के भाषण में विकसित भारत का संकल्प, मोदी की गारंटी का जिक्र तो था ही, साथ ही विपक्ष पर तीखा प्रहार था। पीएम मोदी ने अपने भाषण से 2024 का रण का शंखनाद भी किया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर एक के बाद एक प्रहार भी किए। परिवारवाद, कांग्रेस की रफ्तार, भ्रष्टाचार, अपमान और नेहरू इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते यहां प्रधानमंत्री नजर आए। पीएम मोदी के निशाने पर राहुल गांधी ही नहीं थे, बल्कि अलाइन पर भी पीएम मोदी ने निशाना साधा और ऐलान कर दिया कि अब की बार 400 पार। पूरा देश कह रहा है अब की बार एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे, बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने ओबीसी समुदाय के साथ भी कोई न्याय नहीं किया, अन्याय किया। इन लोगों ने ओबीसी नेताओं का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मैं हैरान हूं, इनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता। इतिहास गवाह है, जब भी कांग्रेस आती है महंगाई लाती है। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। इंदिरा जी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी। कांग्रेस के लोगों ने नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। तो संसद का बजट सत्र और आज बेहद महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अपना जवाब सदन के पटल पर रख रहे थे। ऐसे में कई तीखे प्रहार उन्होंने आज सदन में किए, विपक्ष पर किए। उसी के बारे में आज चर्चा होगी और चर्चा होगी मोदी की हुंकार की और 400 पार के नारे की। हमारे साथ हमारे अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं देवेंद्र शास्त्री जी, जो कि कुछ ही देर बाद हमारे साथ इस डिबेट का पात्र बनेंगे। राजनीतिक विश्लेषक वो हैं। अशोक सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। साथ ही हमारे साथ प्रतीक सिंह, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है, वो जुड़ चुके हैं। प्रतीक जी, अभिभाषण पर जवाब आज प्रधानमंत्री ने अपना दिया और उसी की चर्चा आज पूरे देश में इस समय चल रही है। सबसे पहली बात तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि कैंसिल कांग्रेस। किस तरह से कैंसिल? हर योजना के लिए कैंसिल कांग्रेस, हर योजना पर विरोध, हर योजना पर यह कहना कि इससे देश का विकास नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जो मोदी जी ने आज भाषण दिया, वो भाषण तो मुझे ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे भाषण कम और वो चुनावी भाषण ज्यादा लग रहा था। वो भूल गए थे कि संसद के पटल पे वो ये भाषण दे रहे हैं या किसी चुनावी रैली पे। अब मैं बात करूंगा 2014 में किए हुए उनके वादे का। वो बड़े जोर से आज बोल रहे थे संसद के अंदर कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैं पूछ लेता हूँ, 2014 में वादा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेंगे, मिले नहीं। उन्होंने वादा किया था काला धन वापस लाया जाएगा 100 दिनों के अंदर अंदर, और एक एसआईटी बनाई थी। उस एसआईटी का क्या हुआ? वो कौन से चूहे के बिल में घुस गई है एसआईटी, वो मिल नहीं रही है। और आज लगभग 10 साल पूरे होने के बाद भी 1 रुपया काला धन विदेश से वापस नहीं आया। उल्टा विदेशों में काला धन 3 गुना बढ़ गया है। 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलने का वादा किया था 2014 में, पेट्रोल के दाम हो गए हैं 100 के पार। वादा किया था 300 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा, तो गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया पहले तो 1150 के पार, और उसके बाद में अब कम करके 900 पे ले आए हैं। वादा किया था 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, लेकिन बायनाकुलर्स लेकर घूम रहा हूं मैं, एक भी स्मार्ट सिटी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। वादा किया था गंगा जी को साफ करेंगे, ठीक है, गंगा जी साफ नहीं हुई। बहुत लंबी है प्रतीक जी, पहले अशोक जी से जवाब ले लेते हैं, एक एक करके चलते हैं। 10 सेकंड और। किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था, आज
100-150 से ज्यादा किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा है। और आप देखिए कि किसान की आय 27 रुपए प्रतिदिन रह गई है। तो कौन से वादे की बातें कर रहे हैं वो? जी, कौन से वादे की बातें कर रहे हैं अशोक जी? देखो, प्रतीक जी हो या कांग्रेस का कोई भी पदाधिकारी हो या उनके कोई जनप्रतिनिधि हो, उनको ये लगता है कि 2014 हो या 2019 का चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को यदि जनता ने समर्थन दिया है तो काम के आधार पर दिया है जी। आपके कहने से नहीं है। आप कहते हैं कि साहब कुछ नहीं किया। लोगों को यदि जनधन खाते खोले जाते हैं जी और उनके पास में कोई भ्रष्टाचार का पैसा कहीं इधर से उधर नहीं हो सकता, उनका पैसा उनके पास पहुंचेगा, तो ये मोदी जी की देन है। ये इस चीज को नहीं देखेंगे जी अब इन्होंने कहा कि साहब किसान के लिए कहा जी राजस्थान की हम परिप्रेक्ष्य में बात करें, किसान से वादा इन्होंने किया, किसानों की जमीनें इन्होंने नाम करवाई 19,000 से अधिक, ठीक है। लेकिन अशोक और बड़ा सवाल यही हमने है कि किसान अगर सम्मान सरकार निधि बन दी। गई, चुनाव आप जीते, सत्ता में आप आए, लेकिन अगर सवाल बनता है, विपक्ष सवाल करता है तो जवाब तो देना पड़ेगा। एसआईटी पे भी बोलना पड़ेगा, काले धन पर भी बोलना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि यदि ईडी 1,15,000 करोड़ रुपए बरामद करती है, किससे करती है? जो काले धन अपने पास रखते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, वो इनको नहीं दिखता है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं तो जेल के अंदर पड़े हैं, तो उनकी चर्चा नहीं करेंगे। और इनके लोग भी हैं और जो लोग पूंजीपति लोग भी हैं, चाहे किसी प्रकार के भी हों, चाहे अधिकारी हों, और जो अन्य लोग हैं वो भी आज जेल के अंदर है। उनकी संपत्तियों को कुर्क करने का काम किया आपने नहीं किया। आपने 4,000 करोड़ रुपए बरामद किए, तो सरकारी मशीनरी का कैसे प्रयोग किया जाए, उनको किस प्रकार से आगे किया जाए, ये सब कुछ है, ठीक है। दूसरा जी, यदि किसान को पहले इसका जवाब देते हैं प्रतीक जी। सरकारी मशीनरी किस तरह से चलनी चाहिए ये आपको आता नहीं था, जो कि अब बीजेपी सरकार में देखने को मिल रहा है, कार्रवाई की जा रही है। ये बात तो बिल्कुल सही है। हमें नहीं आता था ये इस तरीके का ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का उपयोग करना, सदुपयोग है, दुरुपयोग है, ये तो आप ज्यादा जानते हैं। क्योंकि मोदी जी तो कहते थे कि एनसीपी तो नेशनल करप्ट पार्टी है, 70,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला कर दिया और उसके बाद में 3 दिन बाद बुला करके उस घोटालेबाज को ही खजांची बना देते हैं, खजाने का और वित्त मंत्रालय दे देते हैं और उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो इस तरीके का उपयोग हमें आता नहीं था। ये हेमंत विश्वा शर्मा के खिलाफ व्हाइट पेपर, अब मैं कह रहा हूँ फिर वापस कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार किया है। मैं कह रहा हूँ फिर ये उसको भ्रष्टाचारी बना करके जेल में जाते हैं हमारे तो को इस आपको तरीके दर्द का क्यों उपयोग होता है? नहीं आता है। और उन लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई वापस ड्रॉप करी है क्या? आज भी नहीं, प्लीज क्या है, बात पूरी कर लेनी दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि वो रटा रटाया भाषण। अशोक जी 1,15,000 करोड़ रुपए किससे बरामद किए? प्रतीक जी बताइए, 1,15,000 करोड़ रुपए किससे बरामद किए? नहीं चलेगा, पहले जवाब, पहले सवाल होगा फिर जवाब। सौरभ जी इनसे पूछिए, 1,35,000 करोड़ रुपए बरामद किए किससे किए? अशोक जी क्या किससे बरामद किए 1,15,000 करोड़ रुपए? आपने बरामद किए क्या? ये तर्क है क्या? 1,15,000 करोड़ बता दीजिए। अशोक जी एक बार बात रखने यदि दीजिए। 6,000 से अधिक लोगों की कुर्की की गई है, अटैचमेंट किया गया, तो बता दीजिए किसका है? पहले सवाल पूरा आने दीजिए, इनको ये पूछिए ना, 1,15,000 करोड़ रुपए यदि ईडी ने अटैचमेंट किए हैं, 6,000 से अधिक लोगों की संपत्ति को जब्त की, वो कहां से करें? सर उनका सवाल ये हर बार यही बोलते हैं सौरभ जी, हर डिबेट में ये बोलते हैं, आपकी बात समझ गया, तर्क की बात नहीं करते हैं। सर शाउटिंग मैच से कोई हल नहीं निकलेगा ना, यही तो समस्या है कि वाद विवाद में हम लोग चिल्लाने लग जाते हैं। पहले सवाल सुन लेते हैं फिर जवाब ले लेते हैं। हाँ जी बोलिए प्रतीक जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो आप बता रहे थे कि सरकारी मशीनरी का उपयोग, हमें ये तो नहीं आता कि हम किसी के ऊपर व्हाइट पेपर लाएं और फिर उसको हेमंत विश्वा शर्मा को हम ला करके मुख्यमंत्री बना दें, उसके बाद में ईडी उसके घर पूछताछ करने नहीं जाए। हमें ये नहीं आता कि नारायण राणे के खिलाफ जो लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी है, कोई भी हो, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रकार का स्टे मिला हो, ये उपयोग तो बता दीजिए। ये उपयोग तो बीजेपी को आता है कि पूरे सरकारी कैबिनेट मशीनरी का और को, सरकारी उनके एजेंसियों का दो मंत्री, कैसे उनके होता है। राज्यसभा मेंबर यदि जेल में, सौरभ जी प्लीज चुप कराइए, उनको सौरभ जी बेनिफिट मेरी नहीं मिल विनती है रहा, आपसे। बेनिफिट नहीं मिल रहा। यदि भ्रष्टाचारियों को जेल में डालें तो इनको सौरभ जी, तकलीफ होती है। अशोक जी अगर सवाल पूरा नहीं सुन पाएंगे तो जवाब भी नहीं ले पाएंगे आपसे। हाँ बोलिए प्रतीक जी, अपनी बात पूरी कीजिए। और मैं ये एक सवाल आप बता दीजिए, दिल्ली के अंदर केजरीवाल कैबिनेट को डाला, आप उनके साथ हो, उनको गलत बता रहे हो सही बता रहे हो? आप ये बताइए प्रतीक जी, अपनी बात बताइए, समय का अभाव है। अशोक जी पहले सवाल सुन लें आप, उसके बाद मैं तो इनसे पूछ रहा हूं ना, ये इसी से बात कर रहे हैं। प्लीज हाँ अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर, थोड़ा जल्दी। हाँ बस 10 सेकंड लूंगा मैं कि आज सरकारी मशीन के दुरुपयोग के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि चंडीगढ़ में जो चुनाव हुए वो लोकतंत्र की हत्या है। तो इस तरीके की टिप्पणी हमारे आपके समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तोता बताया सीबीआई को और पूरा उस जजमेंट में बताया। आप कह रहे हो
और भ्रष्टाचार आज को बोला है बचाने के लोकतंत्र लिए की हत्या आप लोग हुई है, अध्यादेश आज लेके बोला है आगे माननीय सुप्रीम मनमोहन कोर्ट सिंह ने, जी का आप जो इसमें बिल भी लेके आए थे, सरकारी मशीनरी राहुल का गांधी जी ने दुरुपयोग। फाड़ के फेंक ठीक दिया, है, लेकिन वो प्रतीक चीज जी- आपको नहीं दिख रही प्रतीक है। जी, ये तो आप मानेंगे कि कार्रवाई की जा रही है। अगर कार्रवाई कर रही है, केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करती है, भ्रष्टाचार के प्रति रोकथाम की बात होती है, कि रोकथाम की जाती है, तो फिर विपक्ष को तकलीफ क्यों होती है सर? सौरभ जी बीच में प्लीज इनसे बोलिए, बीच में ना बोले, मैं इनके टर्म पे बीच अगर में कुछ वादा गलती करता नहीं हूं, है एक तो बार क्या भी नहीं आत्मविश्वास में कमी है? बोलूंगा। एक बार भी नहीं बोलूंगा। कोर्ट पर मैं वादा विश्वास नहीं है करता क्या? हूं। कोर्ट पर विश्वास ठीक है। नहीं है आपको प्रतीक जी? देखिए आप, मैं वादा कर रहा हूं आपके बीच में नहीं नहीं, बोलूंगा। मैं ठीक है, कोर्ट हाँ, पर प्रतीक विश्वास जी, नहीं बात है क्या? रखिए। बता दीजिए। अशोक जी सवाल कर लिए, जवाब देते हैं। हाँ मैं स्टूडियो में आऊंगा ना, उस दिन अपन बात करेंगे इस तरीके हाँ से। आज प्रतीक जी मैं बोलिए, ऑनलाइन जुड़ा हुआ हूं, इसलिए बोलिए आप उसका बोलिए। फायदा हाँ ना बिल्कुल सर। तो मैं ये कह रहा था कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन जब इनकी कार्रवाई मात्र 0.3% पे कर निकलता है, मात्र 25, जब 3,000, 4,000, 5,000 केस दर्ज हुए, उसमें से मात्र 24 लोगों के ऊपर अभी तक कार्रवाई हुई है, तो आप इसकी विश्वसनीयता के आप लगा लीजिए। और मैं कह रहा हूं हेमंत सोरेन को पकड़ करके लेके आई ईडी, चलिए पकड़ लीजिए। मैं कह रहा हूं कि अजीत पवार के घर कब जाएगी, जिसको एनसीपी का नेशनल करप्ट पार्टी बताया था, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री ने खुद सर, ने हेमंत सोरेन पे जो आरोप कार्रवाई लगाए थे, हुई उससे आप 72,000 संतुष्ट हैं? करोड़ रुपए के सिंचाई हेमंत सोरेन पे घोटाले के, कार्रवाई उससे आप उनके घर संतुष्ट कब है? जाएगी, मैं तो ये प्रतीक पूछ जी, रहा हूं। हेमंत सोरेन पे जो कार्रवाई हुई उससे आप संतुष्ट हैं? मैं कह रहा हूं आपको विपक्षी पार्टियों के जिस भी नेता के घर भेजनी है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज दीजिए, जांच करा लीजिए। मेरा सवाल तो सीधा ये है कि अजीत पवार के घर कब जाएगी ईडी पूछताछ करने? ठीक है, अशोक जी जवाब शर्मा के घर कब जाएगी पूछताछ अशोक जी करने? जवाब नारायण दीजिए। राणे के घर कब जाएगी? ठीक है प्रतीक जी, आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। कब जाएगी? ठीक है अशोक जी। देखो कि एक तो इन्होंने एडमिट किया कि स्वीकार किया जी कि कोई भी एजेंसियां होती है वो जाकर के यदि हेमंत बिस्वा के लिए करी, लैंड के अंदर ही आप घोटाला करोगे, आप लैंड फॉर जॉब के लिए आप घोटाला करोगे, उन लोगों के लिए सलाखों के पीछे जगह होनी चाहिए। प्रतीक जी एप्रिशिएट करना चाहिए जी। और ये कह रहे हैं कि साहब 3% हुई है। 96% केसों के अंदर जो पॉलिटिकल केसेस ये बता रहे हैं उन केसों के अंदर सजाएं हुई है, सिर्फ 4% है। आप थोड़ा सा देख लीजिए, जाकर के ईडी की साइट पर चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा प्रतीक जी। यदि आप नहीं देखना चाहते ये बातें करने। और दूसरी ये कहे कि कई नेताओं को बताया जो बीजेपी में शामिल हुए, उनके खिलाफ किसी को ड्रॉप नहीं की गई है। और यदि आपको लगता है कि आपके नेताओं के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो कोर्ट का दरवाजा, कोर्ट ने उन लोगों को जमानतें नहीं दी है और कोर्ट कह रही है कि इसे भ्रष्टाचारियों को अंदर रहना चाहिए, इनकी जमीनें प्रतीक जी, अगर केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही है और उससे अगर किसी को कोई तकलीफ है, अगर वो समझते हैं कि न्याय ढंग से नहीं हो रहा है, तो न्यायालय भी है। देखिए इन्होंने शायद शेखावत जी ने पीएमएलए का जो कानून है वो पढ़ा नहीं है। पीएमएलए कानून के अंदर जो एफआईआर दर्ज होती है, जो उसके अंदर मात्र जो 7,000 8,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है, मात्र 24 में कन्विक्शन हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, उस कानून के तहत सुन लीजिए ना शेखावत जी, इतनी क्यों बड़बड़ाहट क्यों हो रही है आपको? मेरे को नहीं हो रही है। बता एक बार सुन लेते हैं, मैं करेक्शन कर दूं थोड़ा सा। अशोक जी एक बार सुन लेते हैं। पीएमएलए एक्ट है ना, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके बारे में बता देता हूं। इनको 2 मिनट और दे दीजिए बोलने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके बारे में आपको बताऊंगा, आपको पूरा। ठीक है अशोक जी, आप कंप्लीट कर लीजिए पहले। हाँ मैं बताऊं, इनको दे दे। प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके तहत कार्रवाई होती है, ईडी कार्रवाई करती है। ठीक है। दूसरा करती है आपके जो विदेशों में भगोड़ा बग जाते हैं उन लोगों की कार्रवाई करती है। और ऐसी कार्रवाई 3 एक्ट के तहत होती है। पीएमएलए एक्ट के तहत 9,000 से अधिक यदि पीआई जांच होती है, यदि स्टेट की कोई भी एजेंसी है, उसका यदि 1 करोड़ से अधिक से 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक से ट्रांजैक्शन है, उसकी सूचना आपको ईडी को देना अनिवार्य है जी। और उसके आधार पर ईडी इन्वेस्टिगेशन करिए, पीए बनाती है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद में पूरा उनको दिया जाता है मौका, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कीजिए, जिसके खिलाफ भी ईडी से सम्मन जारी करती है। और वो यदि नहीं करते हैं तो ईडी को गिरफ्तार करने का राइट है, कानूनी प्रावधान है। यदि इन कानूनी प्रावधान के अंदर उनको लगता है तो कोर्ट के दरवाजे जाइए, लेकिन कोर्ट के दरवाजे इन भ्रष्टाचारियों के लिए बंद है, नहीं है। ठीक है, प्रतीक जी का जवाब देते हैं। ठीक है अशोक जी, बेल नहीं मिलती है, रिक्वेस्ट नहीं होती है, पूरी बात, पूरी कार्रवाई की बात रख दी है अशोक जी ने, पूरी बात रख दी है। प्रतीक जी हाँ, पिछले 9 सालों के अंदर 5,906 एफआईआर पीएमएलए के अंदर दर्ज हुई है। ईडी ने जो कार्रवाई, जो एफआईआर दर्ज की, उसके अंदर मात्र 24 मात्र, मतलब 0.3% का कन्विक्शन रेट है। ये पॉलिटिकल ओनली पॉलिटिकल है। आप साइट पे चेक देख लीजिए जाकर के। आप फिर कह रहे हैं बीमारी हो गई क्या? नहीं, आपको हो गई है।
ठीक है आप सर, सही नहीं देख रहे हैं। सर ऐसी तो भाषा political- शैली का, ऐसे political व्यंग्यात्मक केसों बातों के का अंदर अपन सजा यूज नहीं हुई है करते। 96% प्रतीक जी, मैं बोलता हूं, 1 मिनट और दे दीजिए। ठीक है 96%। अशोक जी, एक बार उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। हाँ बोलिए सर प्रतीक जी। आपने हेमंत सोरेन जी के घर पे पुलिस भेज दी, ईडी भेज दी, इनकम टैक्स भेज दी, भेज दीजिए, चलिए बहुत अच्छी, बहुत अच्छा किया। जो कानूनी प्रोसेस होगा वो फॉलो होगा और उसके बाद में जो कार्रवाई होगी वो पता लग जाएगी। मैं कह रहा हूं इन्हीं के नेता ने, किरीट सोमैया ने 1300 पन्ने ले जाकर के ईडी के दिए थे नारायण राणे के खिलाफ। 2019 में नारायण राणे के बीजेपी में शामिल होने के बाद कितनी बार पूछताछ की ईडी ने, कितनी बार पूछताछ के लिए नोटिस भेजा। हेमंत बिस्वा शर्मा जब से बीजेपी में सम्मिलित हुए 2015 में, उसके बाद कितनी बार नोटिस भेजा। वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ अजीत क्योंकि कुमार, ये सर ये मेरे को लगता है कि इस आरोप प्रत्यारोप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी बताया था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई चल रही है? ईडी की दोबारा पूछताछ के लिए भेजा क्या लेकिन मुख्यमंत्री बनाने के बाद? अपन आज प्रधानमंत्री के भाषण पर भी बात कर लेते हैं प्रतीक जी। जिस बात को आप बिल्कुल, कर रहे बिल्कुल हैं, होनी चाहिए बात। जिस बात को आप कर रहे हैं ईडी की कार्रवाई को, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को, तो प्रधानमंत्री ने आज भाषण में यह भी कहा कि जो पिछली सरकार थी, जो कांग्रेस सरकार जब आई थी, उस समय केवल घोटालों पर चर्चा होती थी, अब वो नहीं दिखाई देती है। आप कितना सरोकार रखते हैं इस बात से? कुछ मोटे मोटे तौर पे सौरभ जी, कुछ मोटे मोटे तौर पे मैं बात कर लेता हूँ जी। 10 साल के अंदर 2003 से लेकर 2007 तक अगर आप एवरेज जीडीपी का ग्रोथ देखेंगे तो वो थी 7.9%, जो अभी 14 से 24 के बीच में जो एवरेज है वो 5.7% है। प्रति व्यक्ति आय के अंदर 4 से 13 के अंदर 250% की वृद्धि हुई थी, जो अभी 14 से 24 के अंदर 34% की हुई है। जो फॉरेक्स रिजर्व था, वो 2004 से लेकर 13 के अंदर 222% बढ़ा था, जो 14 से लेकर 24 तक मात्र 91% बढ़ा है। प्रति व्यक्ति जो कर्जा था, प्रति व्यक्ति कर्जा वो मात्र 43,000 रुपए था, जो 1,09,000 रुपए कर दिया है। और डॉलर हमने 98 पे दिया था, आज 83 रुपए का डॉलर कर दिया। कर्जा बढ़ गया, डॉलर गिर गया, तेल के दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, पता नहीं किस बात की वाहवाही लूट रहे। ठीक है, इन आंकड़ों पर अशोक जी आपका रिप्लाई, रिएक्शन चाहूंगा मैं इन आंकड़ों पर। देखो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने एक राजस्थान की भी चर्चा करी थी, और राजस्थान की चर्चा ये की थी कि राजस्थान के अंदर महिलाओं के अंदर अभी भी अपराध में पहला नंबर था कांग्रेस के शासनकाल में। आज भी जैसे भी भजनलाल जी, आज क्या हुआ है जी, भजनलाल जी की सरकार आई है, उस अत्याचार को कम करने का काम किया, शासन ऐसा दिया। और दूसरा ये बात आती है कि यदि विपक्ष, हम चाहते हैं विपक्ष अच्छा रहे, सारा काम रहे, और इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया, ठीक है, मुबारक हो, आप चाहिए इंडी में जाइए या किसी दूसरी ग्रुप में आप जाइए, आपको अधिकार है। लेकिन ममता बनर्जी ये कह दे कि पूरे भारत में कांग्रेस की 40 से ज्यादा सीट नहीं आ सकती। जी दीजिए आप, मतलब 42-52 नहीं कह रहे, मैं 42-42 नहीं कह सकते, तो आप बताइए आपके लोग इंडिया अलायंस की आप बात पर आई, विश्वास नहीं करें। ठीक है अशोक जी, आपकी बात मैं रख देता हूं। जब इंडिया अलायंस की बात आई तो बड़ा सवाल यहां प्रधानमंत्री ने यही कहा कि एक परिवार के इर्द गिर्द घूम के कांग्रेस खत्म हो गई है और इस कगार पर आ गई है। आप क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? सौरभ जी, मैंने जो सवाल पूछे, जो अभी बुनियादी सवाल पूछे थे, उसके ऊपर जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं सारे सवालों का जवाब देता हूं, मैं भागता नहीं हूं जी। जिन परिवार की वो बात कर रहे थे, जैसे अभी ये बोल रहे थे कि हम अगर ये मुद्दे उठाए थे तो 19 के अंदर बीजेपी ने क्यों जिताया, तो जो आज मुद्दे बीजेपी को के प्रधानमंत्री जो संसद में उठा रहे थे, वो तो नेहरू जी के उस टाइम पे भी लोग थे, समझ रहे थे, और लोगों ने वोट क्यों दिए नेहरू जी को। लगातार 55 साल तक सरकार बनाई है इस देश नहीं, देश के लोगों ने वोट देकर। और आप जिस परिवार की बात कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए पिछले 30 साल में उस परिवार का कौन सा सदस्य प्रधानमंत्री बना है, बता दीजिए। चलिए, राजीव गांधी के बाद में कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बना? ठीक है, लेकिन ये तो मानते हैं, लेकिन उस परिवार के बिना राजनीति भी कांग्रेस की नहीं चलती है। इससे आप मैं क्या कह रहा हूँ, सत्ता आई थी, लेकिन हमने सत्ता को ठुकराया उस परिवार ने। और 2007 में अगर चाहती तो सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन मनमोहन सिंह जी को बनाया जी। ये 2000-5000 रैलियां कर रहे थे मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन अगर मिल गया तो छोड़ा नहीं, लेकिन सोनिया गांधी जी ने उसको ठुकराया। अब आज महिला भी दुष्कर्म की बात कर रहे थे, अभी की खबर है ये, अभी 15 मिनट पहले। सर, उन व्यवस्थाओं के हम उस व्यवस्थाओं पे भी हम चर्चा करेंगे। पिछले 5 साल की व्यवस्थाएं थी, अगर सुरक्षा की बात कर रहे हैं सर प्रतीक जी, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो 1-2 महीने के अंदर तुलना नहीं की जा सकती है 5 साल की। दुष्कर्म हुआ है 3 वर्ष हुए, कहाँ है भजनलाल सरकार, कहाँ है भजनलाल सरकार? वो भोजन करने में और भजन करने में व्यस्त है। मैं यही कहना चाह रहा हूं सर, इस पर अपन चर्चा करेंगे, लेकिन अगर 5 साल की जो सुरक्षा व्यवस्थाएं थी 2 महीने के अंदर तुलना नहीं की जा सकती। प्रतीक जी, मैं आपसे जो सवाल कर रहा था उसका जवाब आपने पूरा नहीं दिया कि इर्द गिर्द अगर एक परिवार के आगे पीछे कांग्रेस की राजनीति
चल रही है, नहीं तो है। कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस पार्टी खामियाजा के अध्यक्ष भुगतना कौन पड़ा है? है। प्रतीक जी, ये मानते हैं नहीं मानते आप? नहीं, मैं तो नहीं मानता। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आज मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जिनको चुना गया था, चुना हुआ था शशि थरूर जी और खड़गे जी के बीच में। इनके जेपी नड्डा जी को कौन सी कानूनी प्रक्रिया के तहत या कौन सी इनके चुनावों के तहत चुना गया था, क्या बताएंगे ये? और अशोक 10 जी, सेकंड में एक बात और ठीक है। कंप्लीट करूंगा हाँ, कि ये महिला आरक्षण बिल का आज बात कर रहे थे। महिला आरक्षण कब मिलेगा? जब जातिगत जनगणना या जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन लागू होगा, उसके बाद 2031 तक मिलेगा। 80 ये बोल रहे थे हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल दिया, तो फिर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज क्यों देना पड़ रहा है अगर वो गरीब नहीं रहे तो? प्रति व्यक्ति आय के अंदर 144वें नंबर पे हम चले गए। क्यों चले गए साहब? भुखमरी सूचकांक के अंदर 111वें नंबर पे आ गए 125 देशों में। और ठीक है। भ्रष्टाचार में जो अशोक जी से जवाब लेते हैं। अशोक जी, 93 पे आ गए। बहुत सारे भ्रष्टाचार सवाल बढ़ा हैं, बहुत सारे चाहे आपको गरीबी आपका रेखा की देखिए, बात हो या महिला आरक्षण की बात हो। प्रतीक जी ने बहुत सारे सवाल दाग देखो, दिए हैं, सबसे जवाब पहले तो दीजिए। ये आ जाती है कि यदि कोई विपक्ष हो, ये परिवार से चलना चाहे तो चलो, परिवार से चल करके कोई इनके नेतृत्व करो तो करो आप, और भ्रष्टाचार का तो करो। यदि किसी अरे पार्टी, दिया कुमारी जी के परिवार नहीं, को तो देख किसी लीजिए आप। पार्टी के अंदर 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य सांसद विधायक बनता है, कोई मंत्री बनता है, वो बात अलग चीज है। लेकिन पार्टी पर पूरा कब्जा कर ले, जी, चाहे वो प्रधानमंत्री बनाए, चाहे उसको अध्यक्ष बनाए, कुछ भी नहीं बने तो उसके ऊपर सारा चले, तो ये कांग्रेस का राज, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि ये ओबीसी जाति का अपमान किया। प्रधानमंत्री जी ओबीसी से नहीं आते क्या? अरे मैंने तो कुछ और सवाल मैं उठाए कह रहा हूं हैं दूसरा अभी तो। दूसरा सौरभ जी, दूसरा मैंने इनका तो है कुछ और 80 सवाल करोड़ का। पूछे। कहाँ ओबीसी पे मैंने तो बातें नहीं की। नहीं, फिर बताओ, आपके लोग कहते हैं 80 करोड़ की बात करी। सौरभ जी, मैंने जो मैं सवाल यदि आप 80 करोड़ अशोक जी, की- 80 जो करोड़ प्रतीक जी ने सवाल किया है, मैं 80 करोड़ की उसका बात ही बता जवाब रहा हूं। दीजिए। जी हाँ, अब 80 करोड़ बोलिए। कोरोना काल था, उससे पहले भी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो जो लोग कैटेगरीज आती है उनको मिलता था। जी, उनको हम 5 किलो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? 5 किलो एक्स्ट्रा नहीं दे रहे, फिर झूठ नहीं, बोल नहीं, रहे हैं आप। फिर देखो, 5 फिर किलो कह दे रहे हैं सिर्फ। यदि हम 5 किलो उनको एक्स्ट्रा गेहूं नहीं दे देते हैं, चावल झूठ की बोल देते हैं, रही जहां हैं गेहूं नहीं देते हैं, आप झूठ बोल रही है। झूठ का तो कांग्रेस का ही काम है। झूठ बोल दूसरा, रहे हैं, अब आगे चल रहा हूं ना प्रतीक जी, आगे एक्स्ट्रा चल नहीं रहा दे हूं। रहे। हाँ, इनको तो पता नहीं है कितना दे रहे हैं, कितने दे, तो सारा यही है। पूरा तो ले लिया। फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर सारा केंद्र सरकार पैसा देती थी, आप उसमें 1 रुपया मिलाते थे और कहते थे साहब हमने दे दिया 1 रुपया करके। ऐसी तो अरे बातें तो बोलते क्यों थे। देना पड़ रहा है? दूसरा, 25 करोड़ लोग तो गरीबी रेखा से बाहर आ गए ना, उनको 5 किलो अनाज क्यों देना पड़ रहा है? वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो आपको एक्स्ट्रा नहीं क्यों दे हो रहे, रहा है? फिर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, शेखावत जी नहीं, चैनल आप पे फिर बैठ कह रहे करके हैं झूठ बोल रहे हैं। नेशनल फूड परिवारों को सिक्योरिटी सिर्फ एक्ट और के सिर्फ अलावा 5 दे रहे किलो हैं, अनाज फिर आप प्रति कह रहे माह हैं, मिलता है, आप कोई देख एक्स्ट्रा लीजिए, नहीं जाकर मिलता। साइट पर जाके चेक कर लीजिए, आप लोगों को दिया आप जाता चेक कर लेना। था जो स्टेट मैं तो गवर्नमेंट के अंडर राज्यसभा में का आती जवाब थी। लेके बैठा हूं, मेरे सामने आप बोलोगे तो मैं भी ट्वीट कर आप तो अभी कह रहे थे ना, ये जो भ्रष्टाचारियों के बारे में कह रहे, मैंने बता दिया, आंकड़े बताए, तभी वो नहीं मानने की तैयार थे आप। दूसरा में मेरे पास तो ये राज्यसभा का जवाब पड़ा है, आप जी, देख लेना। आपको भेज दूसरा और बता दूं आप। मेरे पास में फिर इन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी, जी, स्मार्ट सिटी में राजस्थान में 4 जिले आए, चारों बन जिलों गए क्या? में, चारों जिलों में इनका जो अंश होता था वो नहीं दिया, सारे काम को रोकने का काम किया। जैसे ही इसकी अरे ऑडिट 4 होती के है, अलावा गिना ठीक है। दीजिए, जैसे कहाँ ऑडिट पे होती बनी है, स्मार्ट अशोक सिटी जी, का वादा? प्रतीक जी, जैसे मैं ऑडिट आपसे होती- यही कहना चाहूंगा कि योगदान सभी का बराबर रहा है, लेकिन अगर प्रतीक जी कहीं पर अगर नजर आता है कि कहीं से विपक्ष कमजोर हो रहा है तो मजबूती देने की जरूरत है और इसे समझने की भी जरूरत है। जब पक्ष बार बार कह रहा है कि ये कारण है तो उस पर मंथन होना चाहिए और बीजेपी को भी समझना चाहिए कि विपक्ष को पूरा मौका दिया जाए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट का पात्र बनने के लिए। तो फिलहाल संसद में कार्रवाई जारी है और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी तंज भी कसे और कहीं ना कहीं जरूरत यहां पर यही दिखाई दी कि मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि तभी देश के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इस डिबेट में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।